हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको स्टोइकियोमेट्री भी बोला जाता है। स्टोइकियोमेट्री का वन पार्ट है, इसको स्टोइकियोमेट्री वन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे मोल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। रिएक्शंस में कितने रिएक्टेंट मिले और कितने प्रोडक्ट मिले उनके कैलकुलेशन को करते हैं। तो इन सारे कैलकुलेशन को हम करते हैं और इन सारे कैलकुलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम सारे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से हर साल नीट में 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। जेईई मेंस में 1 क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है इस चैप्टर से, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट्स। स्टोइकियोमेट्री के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री को सीखने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है वो आना चाहिए। उसके लिए मैंने 3 वीडियो बनाया है मोल कॉन्सेप्ट्स का, उसको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। आपको अगर उस वीडियो नहीं मिल रहा है तो जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 रोशन स्टडी रोशन सिंह डालिएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा। वो तीनों लेक्चर देखने के बाद ही इस लेक्चर पर आइएगा। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स में स्टोइकियोमेट्री में हम समझेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, किसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री में क्या किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टोइकियोमेट्री में। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री को थोड़ा जरा समझते हैं पहले थोड़ा सा। स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में, मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन अगर है तो उस केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट्स है और कितना प्रोडक्ट्स है, मतलब कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ आपस में तब कितना प्रोडक्ट बना, इसी के कैलकुलेशन हम करते हैं स्टोइकियोमेट्री में। तो स्टोइकियोमेट्री में सिंपली ये कैलकुलेशन होता है जिसमें केमिकल कितने रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन में भाग लिया और कितना प्रोडक्ट बना, इसके कैलकुलेशन को करते हैं। वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं, उसके मास का कैलकुलेशन करते हैं, उसके मास और वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा कभी कोई रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट मिले, 2 लिक्विड रिएक्टेंट मिले और एक लिक्विड प्रोडक्ट और एक गैस प्रोडक्ट बना, एक लिक्विड प्रोडक्ट बना, एक गैस प्रोडक्ट बना। तो ऐसा भी होता है। तो उसमें मास वॉल्यूम रिलेशन करते हैं, फिर वॉल्यूम भी रिलेशन करते हैं। 2 गैस मिलाकर एक कहीं और गैस बनता है तो उसमें वॉल्यूम रिलेशन करते हैं। तो इसी सब कैलकुलेशन को हम पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक में, इसीलिए इसको स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का मतलब ही होता है कि किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स आपस में भाग लिए हैं, कितने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए हैं और कितना प्रोडक्ट बने हैं, इनके कैलकुलेशन को करना ही स्टोइकियोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इसके 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्टोइकियोमेट्री होता है जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा कैटेगरी होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। पहला कैटेगरी होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा कैटेगरी होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को, अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे के लेक्चर में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आता है मोल रिलेशनशिप, मोल से मोल का कैसे रिलेशनशिप होता है, वॉल्यूम का वॉल्यूम से कैसे रिलेशनशिप होता है, मास का मास से रिलेशनशिप कैसे करते हैं और उसे कैसे कैलकुलेशन को करते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आज क्लियर करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है उसको भी ज़रा नोट करा देंगे हम, तो उसको भी नोट कीजिएगा अच्छे से। पहले इसको नोट कीजिए, ये छोटा सा डिफिनीशन है स्टोइकियोमेट्री का। इसका 2 पार्ट होता है, इस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। 2 कैटेगरी में स्टोइकियोमेट्री को ही डिवाइड किया गया है। एक हो गया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में उस टाइप का एनालिसिस करते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, हम रिलेट करते हैं 2 सब्सटेंस के वेट को रिलेट करते हैं, या फिर एक सब्सटेंस का वेट दूसरे सब्सटेंस के वॉल्यूम से रिलेट करते हैं,
एक सब्सटेंस का वेट दूसरे गैस के वॉल्यूम से रिलेट करते हैं, या फिर दो से ज़्यादा गैस के वॉल्यूम्स को आपस में रिलेट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्वांटिटीज़ के तौर पर, क्वांटिटीज़ में इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और क्या होते हैं क्वांटिटीज में, मास होता है, मास रिलेशनशिप, जिसमें मास का मास से रिलेट करते हैं, तो मास का मास से रिलेशनशिप करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल का मोल रिलेशनशिप करते हैं, मोल का मोल से हम रिलेट करते हैं। उसी तरह से मास रिलेशनशिप होता है, फिर होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और मैंने आपको पहले बताया था मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही माना जाता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और क्या होता है, एक होता है वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, जिसमें हम वॉल्यूम का एक वॉल्यूम ऑफ गैस को दूसरे वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेट करते हैं, तो यही होता है। तो क्वांटिटीज़, जैसे कि हम स्टोइकोमेट्रिक में क्वांटिटीज़ का कैलकुलेशन करते हैं, तो क्वांटिटी में क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करते हैं, मास रिलेशनशिप, रिएक्टेंट का मास इतना है, प्रोडक्ट का मास कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप करते हैं। किसी रिएक्टेंट में, किसी रिएक्शन में दो गैस मिलकर रिएक्ट होता है तो एक गैस बनता है या दो गैस बनता है, तो उसमें वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या करते हैं, कभी कभी होता है कि एक लिक्विड एक सॉलिड जब रिएक्ट होता है तो एक लिक्विड और एक गैस बनता है, तो ऐसा प्रोडक्ट अगर बनता है उसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाकर हम लोग रिलेट करते हैं, वॉल्यूम और मास को निकालते हैं। तो इन सब क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है समझ गए। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम का वॉल्यूम से, वेट का वेट से, मास का मास से, वेट मास एक ही होता है, तो मास का मास से, वॉल्यूम का वॉल्यूम से, या फिर मास का वॉल्यूम से, या फिर मोल का मास से, इस तरह से रिलेशन करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे आज, और इसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होगा, और बढ़िया क्वेश्चन होगा। अच्छा जेईई मेंस तक के क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर लाया हूँ, तो वह आज कराऊँगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटा का वीडियो है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। एक देखिए, एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में है ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन हुआ तो बना स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये बना। तो इसमें जरा आप बता सकते हैं कि इसमें बताइए तो कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है, कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, बता सकते हैं। इसमें देखिए कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, ये रिएक्टेंट हो गया। और ये कैपिटल सी और कैपिटल डी जो है ये प्रोडक्ट बना। यानी कि एरो के जो इस साइड होगा, एरो के जो भी इस साइड होगा वो रिएक्टेंट होगा, और एरो के सामने जो होगा वो होगा प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। नोट कीजिए इसको जल्दी से। जरा बताइए तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, ये क्या है बताइए तो, जरा बता सकते हैं क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो स्मॉल ए स्मॉल बी ये सब जो है ये कोफिशिएंट है, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक मेट्रिक कैलकुलेशन कहा जाता है इसको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये सब क्या हो गया, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। स्मॉल सी स्मॉल डी ये सब स्टोइकोमेट्रिक
कोफिशिएंट, ये सब हो जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो याद रखिएगा कैपिटल ए कैपिटल बी क्या हो गया, रिएक्टेंट हुआ जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, और कैपिटल सी कैपिटल डी क्या होगा, प्रोडक्ट बना, जो रिएक्शन के बाद बना वो प्रोडक्ट, रिएक्शन से पहले जो है वो रिएक्टेंट होगा और रिएक्शन के बाद जो बना है वो प्रोडक्ट होगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के साथ जो कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल से स्मॉल डी और स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो इन सब को कहते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा था, और इस केमिकल रिएक्शन में इसको हम मोल मान लेते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, उसी को हम मोल मान लेते हैं। याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही हम मोल मानते हैं। नोट कीजिए, इसको हो गया, नोट कर लीजिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट हो गया, और कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट हो गया। क्वांटिटीज में क्या क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल लेते हैं, मास मास रिलेशन लेते हैं, नंबर ऑफ मोल मोल रिलेशन लेते हैं, मास मास रिलेशन लेते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशन लेते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन लेते हैं। नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक में। क्या मास मास रिलेशनशिप जरा पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे पहले, मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशन। मास मास रिलेशन में क्या होता है जरा देखिए। मान लीजिए एक रिएक्शन, एक CaCO3 ये डिकम्पोज होता है, इसको जब हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज होगा, क्या बनेगा, ये CaO बनेगा प्लस CO2 बनता है। जब CaCO3 जब हीट करते हैं डिकम्पोज होता है, तब CaO और CO2 बनता है। तो इस तरह तो मास मास रिलेशनशिप में या मोल मोल रिलेशनशिप में या फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, इन सभी में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है वो जरा देख लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट इस केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना होगा। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो कैसे करते हैं कि जितना भी इसमें कंपोनेंट है सारा कंपोनेंट उतना ही उधर है कि नहीं वो देखना होता है। इसमें कार्बन कितना है, कैल्शियम कितना है, Ca का मतलब हुआ कैल्शियम, तो इसमें कैल्शियम कितना है, 1 है। इधर भी कैल्शियम कितना है, 1 है, ठीक है। कार्बन कितना है इसमें, कार्बन भी 1 है इसमें, इधर भी कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो टोटल मिलाकर 3 हो गया। मतलब ये जो रिएक्शन इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसका जो कोफिशिएंट होगा केवल 1 होगा, हर तरफ 1 होगा, 1 होगा। किसी के साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 तो रहता ही है ना। तो देखिए ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। अब केमिकल रिएक्शन में इसी को मोल मान लेते हैं। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसी को हम क्या मानते हैं, मोल मानते हैं, इसी को मोल मान लेते हैं। ये जो हो जाता है ये मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल। एक मोल हो गया ये मोल, तो ये क्या हो गया, मोल हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोल हुआ है, अब इसका 1 मोल का वेट कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो उसका वेट कितना होगा ये पता करना होगा। तो पता कीजिए इसको। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12,
ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। ठीक है, हमें 1 मोल का वेट निकालना है। तो 1 मोल का वेट कैसे निकालते हैं, पहले तो हम बैलेंस कर लें इक्वेशन को। बैलेंस हो गया इक्वेशन, उसके बाद क्या करते हैं, जितना भी इसका मास है सारा को एक साथ ऐड करते हैं। कैल्शियम के कितना है, कैल्शियम 1 है तो इंटू 1 करेंगे। कैल्शियम 1 है तो इसके एटॉमिक वेट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। कार्बन कितना है, कार्बन भी 1 है, तो कार्बन का एटॉमिक वेट का उसके नंबर ऑफ कार्बन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऐड करेंगे प्लस। फिर ऑक्सीजन का भी एटॉमिक वेट 16 होता है, ऑक्सीजन है कितना इधर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में सबको ऐड कर कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 40 + 12 + 48 टोटल मिलाकर कितना हुआ है, 8 2 10, 4 4 8 है 1 9 1 10, यानी 100। एटॉमिक वेट कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना हुआ, 100 AMU। AMU का मतलब होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं आप, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो यह हुआ एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक वेट कितना हो गया, 100 हो गया। एटॉमिक मास यूनिट 100 हो गया। जब इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में कैसे चेंज करते हैं तो वो भी हम बता चुके हैं आपको पहले के लेक्चर में कि 1.666 इंटू 10⁻⁻24 के ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्राम में चेंज होगा। 1 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल का कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकल जाएगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना आएगा, देखिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तब वैल्यू 1 आता है, मतलब 1 ग्राम वैल्यू आता है। 1 ग्राम जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लिए हम लोग। और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। तो हम क्या देख चुके हैं यहाँ पर कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो गया, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से इसका 1 मोल का कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड का वेट निकलेगा। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना निकलेगा, देखिए ये 1 है, इसके ऊपर कर लीजिए कैलकुलेशन, ये 40 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 टोटल कितना हो गया, ये 56, यानी कि 1 मोल का वेट कितना होगा, 56 ग्राम होगा इसका। फिर इसका नोट कर, इसका भी कर लीजिए, 12 × 1 प्लस 16 × 2 कितना हो गया, 32 44, ये 44 ग्राम हो जाएगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के 1 मोल का वेट 56 ग्राम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का वेट 44 ग्राम हो गया। अब देखिए मास मास रिलेशनशिप कैसे अप्लाई करते हैं, जो देखिए जरा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बटा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए 100 ग्राम बटा 56 ग्राम। ठीक है ना, ऐसे इसमें क्या होगा कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया होगा तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछेगा, या फिर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे वहाँ पर। इसको अप्लाई अगर कीजिएगा आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आगे अभी वीडियो में मैं आगे भी और भी बताऊंगा कि और सिंपल तरीका से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका से मोल कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा आगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया मास मास रिलेशनशिप होता है। एक इसमें और देखिए, अब देखिए मान लीजिए मास ऑफ
अब कि इसमें किसी का मास किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से किसी का मास ऑफ इसका बाई मास ऑफ इसका इक्वल टू कर सकते हैं इतना बाई इतना, या फिर मास ऑफ इसका बाई मास ऑफ इसका इक्वल टू इतना बाई इतना। किसी भी तरीका से इसको रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसे देखिए, लिख लीजिए, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाई मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलेट कर सकते हैं। इसको इसके से रिलेट कर सकते हैं, या फिर इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं, फिर इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही वाला रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से, इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं आपस में। मास ऑफ इसका बाई मास ऑफ इसका भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर मास ऑफ इसका बाई मास ऑफ इसका भी रिलेट कर सकते हैं। तो इन पूरे रिएक्शन में किसी को भी किसी के साथ भी रिलेशन कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा देखिए, 100 ग्राम बाई, ये कितना हो जाएगा 100 बाई 44। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछेगा तो ये क्या निकाल देंगे, इसका दिया होगा इसका पूछेगा, या फिर इसका दिया होगा इसका पूछेगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये हो गया मास रिलेशनशिप, इसको नोट कीजिए अच्छे से। इसमें जरा देखिए, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि देखिए, इसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम ऐड कीजिए तो 100 ग्राम होगा। ये भी इधर भी 100 ग्राम है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हुआ। मास ऑफ रिएक्टेंट जो हुआ वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हुआ। देखिए 100 ग्राम इधर है और इधर कितना है, इधर 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट का। ये एक लॉ है, इस लॉ को क्या कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट का भी मास वही होगा। रिएक्शन के बाद जो बनेगा उसका मास सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का भी मास वही होगा। ऐड करने पर, सम करने पर एक ही आएगा प्रोडक्ट का मास। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसी चैप्टर में है, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही है, याद कर लीजिएगा। जहां देखिए किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है उस रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा हर रिएक्शन में फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है, नियम है मास का, मास जो है कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व रहता है मास। यानी कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए इसको। हो गया, हो गया, ओके। अगर आप नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, फिर से नोट कीजिए इसको। क्या इसका मास इसके मास से रिलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल। अगर इन दोनों में से किसी एक का मास दिया हुआ है तो दूसरे के मास हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिख सकते हैं, 56/44। तो इस इक्वेशन से इन दोनों को भी हम रिलेट कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, ओके। चलिए जरा देखते हैं एक और एग्जाम्पल के हेल्प से, अच्छे से और डीपली समझते हैं इसको क्या होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए KClO3 लेते हैं। ये डिकम्पोज्ड होगा तो बनेगा KCl प्लस O2 ऑक्सीजन। इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट ये होता है। और ये होता है पोटेशियम क्लोराइड।
ये क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है ये। याद रखिएगा, जो फार्मूला नहीं याद है तो याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। ये डिकम्पोज जब होता है, ये जब डिकम्पोज होता है तो बनता है KCl + O2। अब क्या करना होगा? पहले हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना होगा। ये पोटेशियम क्लोराइड, जब पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड + ऑक्सीजन बनता है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना, के कितना है, पोटेशियम कितना है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, चलो ठीक है। क्लोरीन देखिए कितना है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी 1 क्लोरीन है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन देखिए इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 ही है, तो इधर भी 3 लगाना होगा। तो 3 लगाने के लिए यहाँ पर हमें 3 लिख देना होगा। अब देखिए जब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना होगा? 3 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 3 × 2 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन का 6 एटम हो गया। मतलब अब देखिए इसको जरा, ये 6 ऑक्सीजन है तो इसको हमें 6 बनाना होगा। 3 × 2 6 हो गया, तो 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, तो हमें इधर भी ऑक्सीजन को 6 बनाना होगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो K भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए अब एक केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो गया। अगर हम यहाँ 3 दिए हैं, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 3 लगाते हैं, तो 3 × 2, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 लगाना होगा, तभी तो 3 × 2 6 हो जाएगा ऑक्सीजन इधर। तो इधर जब 2 लगाते हैं तो K भी इधर 2 हो गया और Cl भी इधर 2 हो गया, तो इसमें भी 2 लगाना होगा, तभी तो 2K और 2 Cl हो जाएगा, यानी पोटेशियम 2 होगा, क्लोरीन 2 होगा, ऑक्सीजन 3 हो गया यहाँ पर। तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसको क्या मानेंगे? ये क्या है? कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको क्या मानेंगे? इसको मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल, इसको मोल मानते हैं। तो ये क्या हुआ? 2 मोल KClO3 है, डिकम्पोज हुआ तो बना 2 मोल KCl बना, और प्लस 3 मोल O2 बना। 3 मोल क्या बना? ऑक्सीजन बना। समझे? इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 मोल KClO3 जब डिकम्पोज हो रहा है, 2 मोल जब पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है तो बनता है 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड + 3 मोल बनता है ऑक्सीजन का, 3 मोल ऑक्सीजन बनता है। इसका मतलब ये हुआ। अब जरा इसका कैलकुलेशन कीजिए वेट का। इसका पोटेशियम का वेट होता है 39, क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का माना जाता है 35.5, ऑक्सीजन को तो जानते ही हैं 16 होता है। तो टोटल इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो गया? 49 × 1 प्लस 35.5 × 1 प्लस 16, 1 छोड़िए, इसको मत लिखिए, 39 प्लस 35.5 प्लस 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48। इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए जरा, 0.5, 9 × 5 14, 12 के 2 हाथ में 1, 22 के 2 हाथ में 2, और 4 3 7, 3 10, 10 2 12, 122.5 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का वेट हो जाएगा। 1 मोल का वेट ये हो गया। 2 मोल है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा वेट, टोटल वेट। इसका भी 74.5 इंटू 2 मोल है, 1 मोल का वेट आ गया इतना ग्राम, 74.5 ग्राम आएगा 1 मोल का वेट। ऐड करेंगे इसको तब, क्योंकि पोटेशियम जो होता है उसका वेट इतना होता है, क्लोरीन का वेट इतना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का वेट देख लीजिए इतना होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
ये इतना ग्राम हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। I/3 मोल है तो 3 मोल से चेंज करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा। ये आ गया मास, इतना इतना मास आ गया ग्राम में। अब बेहतरीन अंदाज में एकदम निकालते चलेंगे, सबका कैलकुलेशन करते चलेंगे। देखिए मास ऑफ KClO3 बटा मास ऑफ KCl कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 122.5 बटा 74.5 ऐसे। ये इस तरह से इक्वेशन इसको रिलेट कर सकते हैं आपस में, इसको आपस में रिलेट किया जा सकता है, या फिर इसका मास रिलेट किया जा सकता है, या फिर इसका मास रिलेट किया जा सकता है। उसी तरह से इसको नोट कीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हो गया। इसमें नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है इतना इंटू नंबर ऑफ मोल 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ मोल इसमें भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। नोट कीजिए इसको। हो गया। अब देखिए एक रिलेशन और लगा सकते हैं, मास ऑफ KClO3 बाई मास ऑफ O2 बराबर 32.32 इंटू 3। ये रिलेशन भी लगा सकते हैं, यानी मास ऑफ KClO3 बाई मास ऑफ O2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मास ऑफ KCl बाई मास ऑफ O2 ऐसे भी लिख के इस तरह के इक्वेशन को कर सकते हैं। जैसे देखिए मास ऑफ KCl, तो यहाँ KCl का मास डालेंगे, KCl का मास कितना है 74.5 इंटू 2 ग्राम ऐसे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो इन तीनों को आपस में मास रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा, अच्छा से बनेगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसके बाद पहले आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद एक साथ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए इसको। हो गया। तो चलिए अब हम देखेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को समझेंगे। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को समझते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में पहले उसी तरह से करते हैं, केमिकल इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे। देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, कैसे किया है बैलेंस वो आप पहले ही देख चुके हैं, तो अच्छा है। ये कितना हो गया 2 मोल हो गया, 2 मोल ऑफ KClO3 रिएक्ट करता है तो 2 मोल KCl बनता है, और प्लस 3 मोल जो है ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। तो पहले ऐसे मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है STP कंडीशन दिया होता है, STP कंडीशन, STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको बोला जाता है। तो
टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो 273 केल्विन के बराबर होता है। 273 केल्विन, तो यहाँ पर टेम्परेचर 273 केल्विन लिया जाता है। और प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर माना जाता है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इसको लिख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज 222.4 लीटर। ये होता है, ये कंडीशन को नोट कर लीजिएगा। किसी भी आइडियल गैस का मतलब होगा काल्पनिक गैस, यानी कि आइडियल गैस का मतलब हो गया है काल्पनिक गैस माना जाता है केमिस्ट्री में, उसको आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस, और हर एक को हम केमिस्ट्री में आइडियल गैस ही मानते हैं, सारे गैस को आइडियल गैस ही मानते हैं। लेकिन जब एक्चुअल गैस हो तो यहाँ पर ये ब्लाज हो जाता है 22.7 लीटर, ये चेंज हो जाता है। जब कोई एक्चुअल गैस हो तो उसमें हम 22.7 लीटर यूज़ करते हैं। जनरली हम 22.4 लीटर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 22.4 लीटर, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसीलिए जनरली हम इसी को लेते हैं। कहीं कहीं पर कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो इसको लेने बोलेगा, इसको लिख दे, क्वेश्चन में ही लिख देगा कि 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू इतना लीटर होगा, दिया हुआ रहेगा आपको। नहीं तो अगर नहीं दिया हुआ है तो ऊपर वाला ही लेते हैं जनरली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है क्या, वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। किसी किसी केस में, कुछ स्पेशल केसेस में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है 22.7 लीटर होगा, यहाँ पर ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 22.4 लीटर ही यूज करके बनाइएगा क्वेश्चंस को, अच्छा रहेगा। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम ले लेते हैं 22.4 लीटर। अब वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे करते हैं, देखिए। मास ऑफ KClO3 बटा वॉल्यूम ऑफ O2 बराबर क्या लेते हैं, इसका मास कितना हो गया 122.5 ग्राम, और इसका जो है मास तो हम निकाल लिए थे मास रिलेशन में। यहाँ पर वॉल्यूम रिलेशन करते हैं, तो वॉल्यूम 1 मोल का वेट मास वॉल्यूम कितना होगा 22.4 आई इंटू 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें इसका कितना 2 मोल है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह के इक्वेशन से हम किसी एक का दिया हुआ रहे तो सारा का हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एक का दिया हुआ रहे वैल्यू, किसी भाई एक का मास या वॉल्यूम दिया हुआ रहे तो हम सारा का वॉल्यूम और मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ KClO3 बाई वॉल्यूम ऑफ O2 ऐसे कर सकते हैं, या फिर मास ऑफ KClO3 बाई मास ऑफ KCl भी कर सकते हैं, या फिर मास ऑफ KCl बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया है, KClO3 दिया है, तो इस इक्वेशन से हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके।
आप ज़रा देखिए और क्या क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए। KCl अगर है तो इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 74.5 इंटू 2, इससे KCl मास ऑफ KCl बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन करके भी इस तरह से। यहाँ पर बस वॉल्यूम लेना है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो लेना है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर आइडियल गैस हम लोग मानते हैं। जनरली आइडियल गैस ही ज़्यादातर माना जाता है, ज़्यादातर 22.4 लीटर ही लिया जाता है। किसी किसी कंडीशन में 22.7 लीटर लिया जाता है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब। तो इससे आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इससे ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम हमेशा गैस का ही दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए, या किसी लिक्विड फॉर्म है तो उसका भी वॉल्यूम निकालने दे सकता है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। नोट कीजिए इसको। मास ऑफ KCl बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इससे भी रिलेट कर सकते हैं, फिर इसका मास इसके मास से भी रिलेट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ KCl बाई मास ऑफ KCl बाई मास ऑफ KClO3, इसका 5 इंटू 2, ऐसे। तो इस तरह से किसी को भी, किसी के मास या किसी का मास किसी के वॉल्यूम से रिलेट करके भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी एक का अगर मास या वॉल्यूम दिया हुआ है तो दूसरे का मास और वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के आप कैलकुलेट कीजिएगा। सारा क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलेज मैंने लिखा दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोल रिलेशनशिप वाला, और उसके बाद क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लगाएंगे। इसको नोट कीजिए। यहाँ पर ये लिख लीजिए, यहाँ पर एट STP कंडीशन पर होता है, STP क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा। STP कंडीशन पर इतना मोल इतना से रिएक्ट कर रहा है, इतना मोल ऑफ किसी केमिकल से रिएक्ट कर रहा है, तो कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा STP पर। तो किसी भी गैस का STP पर वॉल्यूम मानेंगे 22.4 लीटर। 1 मोल का, किसी भी गैस का एक मोल गैस का STP कंडीशन पर, STP कंडीशन रहना चाहिए हमेशा। तो किसी भी 1 मोल गैस का STP कंडीशन पर वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि STP कंडीशन पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम लीजिए 22.7 लीटर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया हुआ है तो 22.4 लीटर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए 22.4 लीटर ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, STP कंडीशन पर ही होता है हमेशा कि किसी भी 1 मोल आइडियल गैस का मतलब हाइपोथेटिकल गैस, काल्पनिक गैस है। तो आइडियल गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का STP कंडीशन पर, और जनरली हम इसी का यूज़ करते हैं। कोई भी गैस, किसी भी गैस को हम किसी भी 1 मोल गैस के हम वॉल्यूम को 22.4 लीटर ही हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो इसको नोट कीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे मोल रिलेशनशिप। कैसे मोल रिलेशनशिप कर सकते हैं। मोल रिलेशन, मोल से मोल का रिलेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं, AA प्लस स्मॉल b रिएक्ट हुआ, प्रोडक्ट बना C प्लस स्मॉल d। ठीक है, ये अब मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल जो है Na है, इसका नंबर ऑफ मोल मान लिए हैं Nb, इसका टोटल नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं Nc, और इसका टोटल नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं Nd।
एन डी, ठीक है, ऐसा मान लिया, ठीक है। ये कोफिशिएंट क्या है, ये भी मोल है, ए मोल ऑफ ए मोल, ये ए मोल है, ये बी मोल ऑफ बी, ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल ऑफ बी टू फॉर्म क्या बना, सी मोल ऑफ कैपिटल सी प्लस डी मोल ऑफ कैपिटल डी, डी मोल ऑफ कैपिटल डी, यही तो बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का ए मोल रिएक्ट किया बी के बी मोल से तो बना सी का सी मोल और डी का डी मोल बना। समझ में आ रहा है? अच्छे से ध्यान से समझिए जरा। कोफिशिएंट है, इसको मोल ही मानते हैं, तो ए मोल ए का बी मोल बी से रिएक्ट हुआ तो बना सी मोल सी का एंड डी मोल डी का बन गया। अब मान लेते हैं कि ये ए मोल जो है वो एक्स टाइम्स दिया हुआ रहता है कि ए मोल का एक्स टाइम्स, ए मोल इंटू एक्स टाइम्स ऑफ मोल रिएक्ट करता है बी मोल इंटू एक्स टाइम्स ऑफ बी मोल से। ए और बी तो अलग अलग है, लेकिन जब इसका ए का एक्स मोल होगा तो बी का भी एक्स मोल होगा, एक्स टाइम्स ऑफ मोल होगा। ए का एक्स टाइम होगा तो बी का भी एक्स टाइम होगा, सी का भी एक्स टाइम होगा और डी का भी एक्स टाइम्स होगा। मतलब उतना गुना बढ़ेगा, जितना गुना रिएक्टेंट बढ़ेगा उतना गुना प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, जितना गुना एक रिएक्टेंट बढ़ेगा उतना गुना दोनों रिएक्टेंट बढ़ेगा उसी रेशियो में, और उसी रेशियो में प्रोडक्ट भी उतना गुना बढ़ते चला जाएगा। जैसे सी इंटू एक्स मोल ऑफ सी प्लस डी इंटू एक्स मोल ऑफ डी। तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा किसी कोफिशिएंट से वो उतना मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। आप देखिए, मान लेते हैं एन ए टोटल मोल है, एन ए एन बी एन सी एन डी टोटल मोल है, तो ये एक्स टाइम हुआ और ए मोल कोफिशिएंट था। जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये टोटल मोल एन ए हो गया, तो एन ए बराबर क्या हो गया, ए इंटू एक्स मोल, एन बी बराबर टोटल मोल ही है एन बी, बी इंटू एक्स टाइम्स, फिर एन सी बराबर है सी इंटू एक्स टाइम्स, और एन डी बराबर है डी इंटू एक्स टाइम्स। तो क्या एन ए जो है, एन ए बराबर होगा एन बी का कि नहीं होगा, ज़रा बताइए तो, सोच के बताइए। एन ए एन बी या एन सी बराबर एन डी होगा या नहीं होगा? क्या मैंने सही किया या गलत कर दिया, बताइए। ये तो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कोफिशिएंट तो अलग अलग है ना, कोफिशिएंट अलग अलग है तो ये टोटल सेम कैसे हो सकता है? ये टोटल तो सेम नहीं हो सकता है। एक्स भले ही सेम है, क्योंकि जब रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट जितना गुना बढ़ेगा दूसरा रिएक्टेंट उतना ही गुना बढ़ेगा और प्रोडक्ट भी उतना ही गुना बढ़ेगा। एक रिएक्टेंट जितना गुना घटेगा दूसरा रिएक्टेंट भी उतना ही गुना घटेगा और प्रोडक्ट भी उतना ही गुना घटते जाएगा, दोनों प्रोडक्ट। समझे आप? तो इसका मतलब हुआ कि ना तो एन ए बराबर एन बी होगा, ना तो एन बी बराबर एन सी होगा, ना तो एन सी बराबर एन डी होगा। ये नहीं होगा। क्या इसको बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड देंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, और एक्स का वैल्यू सब सेम हो जाएगा ना। जरा देखिए, एन ए बाई ए बराबर होगा, ये देखिए, एन ए बाई ए बराबर होगा एन बी बाई बी के, बराबर होगा एन सी बाई सी के, बराबर होगा एन डी बाई डी के। जब उसके कोफिशिएंट से डिवाइड दे देंगे तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, जितना टाइम्स यानी कि जितना गुना बढ़ा था या जितना गुना घटा था वो आ जाएगा। तो ये बराबर होगा, ये कभी बराबर नहीं होगा, ये टोटल बराबर नहीं होगा, लेकिन ये बराबर होगा। समझे? कैसे बराबर होगा? तो देखिए, एन बराबर क्या पुट कर सकते हैं, एन बराबर हम पुट कर सकते हैं एन ए बराबर क्या है, ए इंटू एक्स, ए से ए कट जाएगा, एक्स बचेगा, इसमें भी पुट करेंगे यही चीज़, बी इंटू एक्स,
NC बराबर क्या लिख सकते हैं, C इंटू एक्स। उसी तरह से ND बराबर क्या लिख सकते हैं, D इंटू एक्स। तो B से B कटेगा, C से C कटेगा, D से D कटेगा, तो x x x आ जाएगा कि नहीं। तो ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ये दो बात को इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। ये दोनों बातों को नोट कीजिए आज जल्दी से। यही है मोल कंसेप्ट, मेन मोल कंसेप्ट यही है। इसी को सिखाने के लिए मैंने 3 लेक्चर पहले ही बना चुका हूं, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाना चाहिए। शॉर्टकट में मैं बताने की कोशिश किया हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोलर मास, एटॉमिक वेट, सब चीज़ को सिंपल तरीका से शॉर्टकट में समझाने का कोशिश किया हूं, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। हर तरह के क्वेश्चन भी करवाया हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। तो उन तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो पर आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से। ओके, जरा अब एक क्वेश्चन कीजिए। अब क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हम लोग अभी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर बाकी रह गया तो अगले वीडियो में शुरुआत में ही मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आगे का लेक्चर कंप्लीट करूंगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन को अगले वीडियो में भी करेंगे, उसके बाद भी आगे का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को ज़रा कीजिए, एक बेहतरीन लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, उस नए कॉन्सेप्ट को मैं अभी यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा, और अगले लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में क्लियर करूँगा। देखिए, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया, इफ़ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विथ 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। क्या बोल रहा है कि BaCl2 का 0.5 मोल जब मिक्स होगा 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 में, तब Ba3PO4 होल ट्वाइस कितना मोल बनेगा, कितना मोल Ba3PO4 होल ट्वाइस का कितना मोल बनेगा, मोल में पूछा है। तो मोल में पूछा तो सिंपल इसका इक्वेशन, इसका पहले इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या है, BaCl2 प्लस क्या रेट करा, Na3PO4 रिएक्ट होगा, तब बनेगा एक प्रोडक्ट को बना BaCl, एक प्रोडक्ट बना Ba3PO4 होल ट्वाइस बना। इसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा देखिए जरा, Cl है, Na है, Cl2 इधर है, Na3 है, PO4 है, BaCl2 है। Ba तो उधर है ही, PO4 भी उधर है, Ba है, PO4 है क्या नहीं उधर, Cl2 नहीं है, Na नहीं है। तो इससे प्रोडक्ट जो बन जाएगा एक, वो बन जाएगा NaCl। इससे NaCl एक प्रोडक्ट बनने वाला है, NaCl एक प्रोडक्ट बन गया NaCl। अब रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगे रिएक्शन को, हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर रहे हैं, तो देखिए Ba इधर है, उधर Ba कितना है, 3 है, इधर Ba 1 है, तो इधर 3 करना होगा, इसलिए 3 इधर देना होगा। जब इधर 3 Ba देते हैं तो Cl देखिए इधर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 हो गया। Cl सिर्फ यहाँ है, तो इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, तो 6Cl हो जाएगा यहाँ पर। 6Cl यहाँ भी हो गया, Ba3 यहाँ हो गया, Ba3 वहाँ दिया हुआ है ही। अब Na भी 6 हो गया यहाँ पर, Na 6 हो गया, तो इसको Na को 6 इधर 6 करने के लिए क्या करना होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 Na हो गया। अब 2 PO4 भी हो गया, PO4 भी 2 हो गया, तो इधर भी तो PO4 2 दिया हुआ है, देखा PO4 होल ट्वाइस है, इसका मतलब PO4 2 दिया हुआ है इधर। तो ये इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल BaCl2, 3 मोल BaCl2 जब रिएक्ट किया 2 मोल Na3PO4 से, तो बना यहाँ पर 6 मोल NaCl प्लस 1 मोल
BA3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। जब 3 मोल BaCl2 रिएक्ट करेगा 2 मोल Na3PO4 से, तब बनेगा 6 मोल NaCl प्लस 1 मोल BA3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। समझे? तब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ उसको हम यूज़ करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो अभी हम थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे, उस मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 0.5 मोल BaCl2 है, 3 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है, 0.5 मोल 0.2 मोल से रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए 0.5 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिएक्ट कर रहा है 0.2 मोल से, तो 0.5 मोल रिएक्ट करेगा 0.2 मोल से। जरा बताइए तो क्या ये पूरा रिएक्शन हो पाएगा? क्या ये रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हो पाएगा? 0.5 मोल है 0.2 मोल से, जब यहाँ पर 3 मोल 2 मोल से रिएक्ट करेगा तो 0.5 मोल ही होगा, तो कितना 0.2 मोल से रिएक्शन होगा, तो क्या ये बचा नहीं रह जाएगा? क्या ये बचा रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? देखिए 3 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है, इसका मतलब 0.3 मोल इसका 0.2 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका 0.2 मोल तो बचा ही रह जाएगा। तो जो बचा रह जाएगा रिएक्शन में उसको हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ये बचा रह जाएगा तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। ये BaCl2 क्या होगा? इस रिएक्शन में BaCl2 एक्सेस रिएजेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 0.5 मोल रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर जबकि रिएक्ट करेगा 0.3 मोल ही 0.2 मोल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है? लिमिटेड है। Na3PO4 क्या है? लिमिटेड है। ये तो लिमिटेड है, ये तो कम है, तो ये तो पूरा रिएक्शन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचा रह जाएगा। तो बचा रह जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट पूरा होगा नहीं, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट BaCl2 बचा रह जाएगा, 0.2 मोल बचा रह जाएगा। तो ये उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट इसको कहते हैं। इसको कहते हैं जो कम रह गया, जो कम पड़ गया रिएक्शन में। अगर ये 0.5 मोल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये होता अगर, तो लिमिटेड नहीं होता, मतलब ये 0.6 होता तो ये 0.4 होता, आराम से कंप्लीट होता रिएक्शन। या फिर ये 0.3 ही होता, 0.3 मोल ही होता, तो ये कंप्लीट रिएक्शन कर पाता। लेकिन 0.5 है तो कुछ 0.2 मोल इसमें बचा रह जाएगा, इसका 0.3 मोल ही रिएक्ट करेगा इसका 0.2 मोल से, तो ये क्या होगा? लिमिट हो गया, लिमिटिंग ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो जो कम गया रिएक्शन में उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, और जो बढ़ गया रिएक्शन में उसको एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। रिएक्शन को रिएक्शन के अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट जितना होगा उतना ही तो रिएक्शन होगा। 0.2 मोल है तो इसका 0.2 ही मोल रिएक्ट करेगा, तो इसका 0.2 मोल कितना से रिएक्ट करेगा? इसके 0.3 मोल से ही रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना मोल बना देगा? इसका 0.6 मोल बना देगा, इसका 0.1 मोल बना देगा। ठीक है, इसका 0.6 मोल बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 0.5 मोल रिएक्ट करेगा 0.2 मोल से, तो कितना मोल बनाएगा BA3PO4 का? तो बात यहाँ पर यह है कि 0.5 मोल कंप्लीट रिएक्शन नहीं कर पाएगा इससे, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये एक्सेस है, तो ये बचा रह जाएगा, और वो कम है तो वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कल इसको अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे, इस पर ढेर सारा जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को कराएंगे। आज नीट में एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसको कर लेंगे, और लिमिटिंग रिएजेंट कल अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उसको अच्छे से अप्लाई करेंगे जेईई मेंस के क्वेश्चन में। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट देखिए ये हो गया, तो इसी से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड होगा। अमाउंट ऑफ BA3PO4 कितना बनेगा वो डिसाइड होगा इससे। तो इसका 0.2 मोल जब रिएक्ट किया है तो इसका 0.3 मोल ही रिएक्ट करेगा, तो इसका 0.6 मोल बनेगा, इसका 0.1 मोल बनेगा। तो ये कंप्लीट खत्म हो गया, तो रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा। रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए।
नोट कीजिए अच्छे से। हो गया। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर है, बनाइए इसको जल्दी से। डिटरमाइन हाउ मच अमोनिया वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ 200 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। जब 200 लीटर नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से तो अमोनिया बनाएगा कितना लीटर, वो पूछा है। कितना लीटर अमोनिया बनेगा। ये सब गैस फॉर्म में दिया हुआ है, ये सब गैस फॉर्म में दिया हुआ है, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो कितना लीटर अमोनिया बनेगा वो निकालना है आपको। पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन गैस है प्लस नाइट्रोजन गैस है, बना के अमोनिया बना देगा। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे। हाइड्रोजन इधर 2, उधर हाइड्रोजन 3 है, तो इधर हाइड्रोजन 3 करना होगा। हाइड्रोजन 3 हो गया, 6 हो गया हाइड्रोजन, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन हो गया। इधर हाइड्रोजन 3 ही है, तो इसको क्या करना है 6 करना है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ये। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 2 नाइट्रोजन है, ठीक है कंप्लीट। यानी कि 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल नाइट्रोजन से, तो बनाएगा 2 मोल अमोनिया। समझ में आया। 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल नाइट्रोजन से, तो 2 मोल अमोनिया का बनेगा। जब 200 लीटर, 3 मोल का मतलब कितना है, 1 मोल मानेंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर मानेंगे 1 मोल को, तो 3 मोल है, तो 3 इंटू 22.4 लीटर होगा। 1 मोल है तो 22.4 लीटर होगा। और ये 2 लीटर है तो 2 इंटू 22.4 लीटर होगा। लीटर में आ जाएगा ये, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर किसी भी गैस का, आइडियल गैस का। आइडियल गैस मानते हैं यहाँ पर, किसी भी गैस को लेते हैं आइडियल गैस के रूप में, तो 22.4 लीटर मानते हैं। ठीक है, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम हो गया 1 मोल गैस का। जनरली इस कंडीशन को एनटीपी कंडीशन भी कहते हैं। एनटीपी कंडीशन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी कंडीशन पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम एनटीपी या एसटीपी पर 22.4 लीटर ही होता है। तो ऐसे, तो यानी कि अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, 200 लीटर हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन से, तब कितना लीटर अमोनिया बनेगा वो निकालना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए। 3 इंटू 4 2, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, इतना लीटर हो जाएगा। ये 22.4 लीटर हो गया। ये 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इतना लीटर। यानी कि 67.2 लीटर जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, 44 हाइड्रोजन जब रिएक्शन होगा तब 44.8 लीटर अमोनिया बनेगा। हमें इन दोनों को रिलेशन को निकाल देना है, सिर्फ इन दोनों के रिलेशन को। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वॉल्यूम रिलेशनशिप निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाई वॉल्यूम ऑफ अमोनिया करके इसका एटॉमिक वेट से निकाल देंगे, आराम से सिंपल कर देंगे। देखिए 67.2 लीटर हाइड्रोजन बनेगा 44.8 लीटर नाइट्रोजन अमोनिया बना दिया। ठीक है, अब 200 लीटर हाइड्रोजन क्या करेगा, 22.4 ये भागा में आएगा बटा 67.2 लीटर, और ये गुना में चल जाएगा 200 लीटर, ये कर देगा। यानी कि इतना अमोनिया बनेगा। ये क्या बनेगा, इतना अमोनिया बनेगा, NH
3। अब कितना लीटर अमोनिया बनेगा निकाल देंगे, इस कैलकुलेशन से निकाल लीजिए। यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, 2 से काट लीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये बच गया 100। इसको डिवाइड दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4,448 गुना 100 और बटा में 666। इसको काट लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, वेट ऑफ अमोनिया निकल जाएगा। अब वेट ऑफ अमोनिया लगभग निकल जाएगा कितना, ये लगभग निकल जाएगा, देखिए इतना 133.3 मोल, इतना अमोनिया निकल जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको तो ऐसे सॉल्व किया जाता है कि इतना मोल से रेट कराया, इतना मोल बन रहा है, तो मोल को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इतना लीटर से रेट करेगा तो इतना लीटर बनेगा अमोनिया का। डायरेक्ट इन दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, इतना लीटर हाइड्रोजन इतना लीटर अमोनिया बना रहा है, तो 200 लीटर हाइड्रोजन कितना लीटर अमोनिया बनाएगा। सिंपल यूनिटी मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। तो आज इतना ही रह देते हैं, वीडियो लंबा हो गया है काफ़ी। अगले लेक्चर में और इसी लेक्चर पर बेस्ड जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप, तो उन सारे रिलेशनशिप को अप्लाई करके 4-5 क्वेश्चन और कल करेंगे। और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट समझेंगे, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट में यील्ड आता है तो उसको भी पढ़ेंगे, यील्ड परसेंटेज कितना निकलता है, उस सबको पढ़ने के बाद बढ़िया लेवल का जेईई मेंस का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।